नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ एशिया। इसका ये सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता चुके हैं। आज हम एशिया की जलवायु के दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का जो विस्तृत क्षेत्र है वो मानसूनी पवनों से प्रभावित होता है और इसी के कारण ही दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग को मानसून एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में शीत ऋतु में ध्रुवीय महाद्वीपीय तथा ग्रीष्म काल में उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशियों का मिलना मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। सामान्य तौर पर एशिया में 2 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें या ग्रीष्मकालीन हम दशाएं भी कह सकते हैं इनको। एशिया में ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से सितंबर तक मानी जाती है। ये जो अवधि होती है इसे वसंत विषुव और शरद विषुव के बीच की होती है। वसंत विषुव जो होता है वो 21 से 22 मार्च का होता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और शरद विषुव जो होता है वो 22 से 23 सितंबर का होता है, जब सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों ही स्थितियों में पूरे भूमंडल पर दिन और रात बराबर होते हैं। जब हम जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा तापमान, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान का विशेष महत्व है। तापमान 21 मार्च के बाद पूरा जो उत्तरी गोलार्ध है, और एशिया महाद्वीप भी हमारा पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर बढ़ने लगता है। और 21 जून को, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, जिससे तापमान में तीव्र वृद्धि होने लगती है। तथा उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पर कि ये जो हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ पर कि वर्ष के अधिकांश समय 0 से भी नीचे तापमान रहता है, वहाँ भी तापमान 10 डिग्री के बीच पहुँच जाता है। आप यहाँ की जो समर की जो समताप रेखाएं हैं उनको आप देख सकते हो कि उत्तरी भाग में भी 10 डिग्री के लगभग पहुँच जाता है। अब 25 डिग्री की जो समताप रेखा है वो एशिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके दक्षिण में तापमान जो है वो अधिक है और उत्तर में तापमान कम रहता है। दक्षिण की ओर तापमान लगभग 35 से 40 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, ये 25 डिग्री की समताप रेखा है। इसके दक्षिण की ओर जो है तापमान 35 से 40 के मध्य लगभग पाए जाते हैं, और उत्तर में 25 से कम होते होते 10 डिग्री तक यहाँ पर पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है एशिया का, ये अरब वाला मरुस्थल है। थोड़ा सा इसमें हमारे भारत का भी भाग आता है, थार के मरुस्थल का। वहाँ पर अत्यधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं तथा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है डेजर्ट होने के कारण बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं, और दिन का तापमान विशेष करके 45 डिग्री से भी अधिक इन भागों में पहुंच जाता है। फिर बात आती है तापमान के पश्चात हमारे वायुदाब की, जो भी तापमान से बहुत अधिक प्रभावित रहता है, कि वायुदाब की समर कंडीशन में क्या दशाएं रहती हैं।
ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम उत्तर भारत से लेकर यहाँ से लेकर के पश्चिम उत्तर भारत से लेकर के ईरान तक, इस वाले पूरे क्षेत्र तक मरुस्थलीय भाग होने के कारण गर्म हो जाता है और निम्न दाब का एक क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है, इसलिए निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। दूसरी ओर निम्न दाब का क्षेत्र हिमालय के उत्तर पूरे मध्य एशिया में होता है। इस वाले भाग में भी निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत उच्च दाब का क्षेत्र हिंद महासागर, भारत के नीचे स्थित हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उच्च दाब के क्षेत्र रहते हैं। हवाओं की एक प्रवृत्ति होती है कि ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं और ये हवाएं समुद्री भागों से चलने के कारण जल से भरी हुई होती हैं तथा इन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं हवाओं को ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसमें हवाएं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से होकर के चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी दिशा में चलती हैं। दूसरी है दक्षिणी पूर्वी मानसून, जिसमें हवाओं की जो प्रवाह दिशा है वो प्रशांत महासागर है। ये वाला जो भाग है, एक हवाएं इधर से जा रही हैं और दूसरी ये बंगाल की खाड़ी से जाती हैं और ये अरब सागर से एशिया में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी पूर्वी मानसून, जिसमें हवाओं की प्रवाह दिशा प्रशांत महासागर से दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, विशेष करके चीन और जापान, इससे प्रभावित रहते हैं। फिर बात आती है, क्योंकि मानसूनी पवनें हैं तो ये बहुत अधिक वर्षा करती हैं, तो इससे पूरे एशिया महाद्वीप में वर्षा की क्या स्थिति रहती है। ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, जिसके कारण ये हवाएं जल वाष्प से भरी होती हैं, यानी कि बहुत ही पूरी तरह आर्द्र होती हैं। ये हवाएं स्थल की ओर बढ़ती हैं तो इनके आंतरिक भागों में पहुंचने पर वहां स्थित पर्वत श्रेणियों के अवरोध से टकराती हैं और ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद इनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है और जिसके कारण इनसे घनघोर वर्षा या बहुत तेज वर्षा होने लगती है तथा मानसून एशिया में प्राप्त होने वाली अधिक 80% जो वर्षा है इसी ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं के द्वारा प्राप्त होती है। अधिकांश वर्षा जो होती है जून से सितंबर के मध्य में होती है, जिसके कारण इस अवधि को हम या एशिया में वर्षा ऋतु भी कहा जाता है। जो कि इस समय हमारा समय चल रहा है वो वर्षा ऋतु का चल रहा है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है इस समय वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे अधिक होती है। आप देख सकते हैं भारत का ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर ये बर्मा है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक वर्षा जो है वो भारत में या और विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है भारत के मेघालय में स्थित मौसिनराम नामक स्थान है, जहाँ पर की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1100 सेंटीमीटर के लगभग होती है।
तथा इन मानसून पवनों से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश भागों में, इन भागों में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब ये वर्षा की मात्रा एशिया में पश्चिम की ओर, एकदम पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर जो है वो घटती जाती है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इन मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही हम पश्चिम की ओर जाते हैं और उत्तर की ओर जाते हैं, इनसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मध्य एशिया, साइबेरिया का भाग, मध्य एशिया का भाग और पश्चिमी भाग, यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ग्रीष्मकालीन जो मानसून हवाओं के साथ साथ कई बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे एक ही समय में एक ही स्थान पर बहुत कभी कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिसे हम अधिकतर कहते हैं कि बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट जिसे अधिकतर कहा जाता है। फिर बात आती है हमारे शीत ऋतु की, विंटर सीजन। एशिया में अक्टूबर से लेकर मार्च तक की अवधि को शीत ऋतु माना जाता है। 22 दिसंबर के पश्चात दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं, या प्राप्त होने वाला जो सूर्य ताप की मात्रा जो है वो कम होने लगती है। स्थल और जल के असमान तापन के कारण, असमान तापन मतलब स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और जो जल है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो इसीलिए कहा, स्थल और जल के असमान तापन के कारण शीत ऋतु में महासागरों की तुलना में शीत ऋतु में महासागरों की तुलना में स्थलीय भाग अधिक ठंडे हो जाते हैं। जनवरी महीने की 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो पश्चिम में टर्की से लेकर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत होते हुए मध्य चीन से गुजरती है। उच्च पर्वत श्रेणियों के उत्तर में उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। साइबेरिया का उत्तरी भाग, इस समय साइबेरिया का ये जो उत्तरी भाग है सर्वाधिक ठंडा भाग रहता है। यहाँ पर तापमान जो है वो -50 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जो विश्व का सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान ओमनियाकोन भी यहीं पर स्थित है, जहाँ का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हिमालय के दक्षिण में शीतकालीन औसत तापमान, हिमालय पर्वत इधर स्थित है और इसके दक्षिण में शीतकालीन औसत तापमान 10 से 27 डिग्री के बीच लगभग रहता है। ये 10 डिग्री की है और ये 30 है, तो 10 से 27 के बीच यहाँ पर तापमान रहता है।
लेकिन मध्य साइबेरिया, तिब्बत का पठार तथा हिमालय के उच्च भागों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहने के कारण यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। फिर बात आती है शीत ऋतु में वायु दाब की क्या दशाएं रहती हैं। तापमान में कमी समुद्री क्षेत्रों की तुलना में शीत ऋतु में तापमान में कमी समुद्री क्षेत्रों की तुलना में स्थलीय भाग पर तीव्रता से होता है, जिसके कारण वायु दाब में वृद्धि होने लगती है। जो ठंडी हवा होती है वो बहुत भारी होती है, तो उससे प्रेशर बढ़ने लगता है। तथा मध्य एशिया में गोबी के मरुस्थल में सर्वाधिक वायु दाब जो है इस वाले भाग में सर्वाधिक वायु दाब गोबी के मरुस्थल में सबसे अधिक देखने को मिलता है, जो कि लगभग 1036 मिलीबार तक हो जाता है। तथा एशिया में तथा मध्य एशिया से बाहर की ओर वायु दाब जो है वो घटता रहता है तथा सागरीय भागों में वायु दाब कम देखने को मिलता है, जिसके कारण हवाएं मध्य एशिया के उच्च वायु दाब से बाहर की ओर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। ये शीतकालीन मानसून हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं तथा आर्द्रता के अभाव के कारण ये हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं, क्योंकि ये हवाएं स्थल से आ रही हैं तथा जहाँ भी पहुँचती हैं वहाँ का तापमान एकदम नीचे गिरा देती हैं। क्योंकि ये हवाएं बहुत ही ठंडी होती हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में शीतकालीन मानसून हवाओं की दिशा व्यापारिक हवाओं के अनुकूल उत्तर एवं उत्तर पूर्वी होती है तथा इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। पूर्वी एशिया में शीतकालीन मानसून हवाओं की दिशा उत्तरी पश्चिम होती है। अब वर्षा की क्या स्थिति रहती है शीतकालीन मानसून में। शीतकालीन हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने के कारण शीतकालीन हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने के कारण प्राय शुष्क होती हैं तथा इनसे बहुत ही कम वर्षा होती है।
तथा वर्षा सामान्यतः उन्हीं भागों में होती है जहां पहुंचने वाली हवाएं किसी सागरीय भाग के ऊपर से होकर गुजरती हैं और सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। यानी कि जब इन हवाओं के मार्ग में कोई सागरीय या महासागरीय या जल क्षेत्र आ जाता है तो ये हवाएं वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और उसके बाद ये जहाँ भी पहुँचती हैं वहाँ पर वर्षा कर लेती हैं। इस प्रकार पूर्वी एशिया में चीन, जापान, वियतनाम, फिलीपींस के तटीय भागों में कुछ वर्षा होती है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट, श्रीलंका, पश्चिम से आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा दक्षिणी पश्चिम में इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, टर्की आदि में लगभग 50 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार भूमध्य सागर में से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों या चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर उत्तरी भारत के मैदानी भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। हिमालय के उच्च क्षेत्रों में भी हिमपात के रूप में शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। थैंक यू।